हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। तो फ्रेंड्स, आपका एडजेक्टिव तक का सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज आपकी वर्ब की क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब की क्लास आपकी। व्हाट इज़ वर्ब? अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एनी एक्शन और अकरेंस। अच्छा, अभी आप नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझिए वर्ब क्या है। जैसे नाउन के बारे में होता है कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो नाउन होता है। वैसे वर्ब क्या होता है? जो भी काम किया जाता है ना, वो वर्ब होता है। कोई भी काम जो किया जाता है वो वर्ब होता है। आप बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं पर कर रहे हैं, वो सब कुछ वर्ब होता है। चलिए देखते हैं कि वर्ब कितने टाइप का होता है। तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। और मेन वर्ब होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, मोनो एंड डाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं वो तीन टाइप में डिवाइड होते हैं, बी, हैव और डू। बी की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं? इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग। हैव में तीन फॉर्म होती हैं, हैज़, हैव, हैड। डू में क्या होता है? डू, डिड, डज। तीन फॉर्म होती हैं इसकी। और अभी आपका सेकेंड पार्ट होता है मॉडल ऑक्सिलरी। फर्स्ट ऑक्सिलरी दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी आपका हो गया है तीनों फॉर्म्स में। मॉडल क्या होते हैं? मॉडल आपका होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, मस्ट, यूज टू, नीड और टू। ये सारे जो आपके होते हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं। इनका यूज़ कैसे करते हैं आगे दिखाएंगे आपको। पहले देखते हैं बी के बाद क्या होता है। बी के बाद अगर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो आईएनजी जोड़ के बनाई जाती है। इसका यूज़ हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें हम कोई भी काम कंटिन्यूटी में करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, वो काम ख़त्म नहीं हुआ होता है, हो रहा होता है, रहा है, रही में। और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो बी आपने देखा, बी की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ये सारी बी की फॉर्म है। तो फॉर्म वर्ब्स की फॉर्म्स के साथ कैसे यूज़ होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ आईएनजी जब हम यूज़ करते हैं बी के साथ, यानी इज़, एम, आर के साथ, वॉज, वर के साथ, या हैज़ बीन, हैव बीन इसके साथ में, यानी बी के सारी फॉर्म के साथ में जब हम आईएनजी के साथ यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस बनता है। और अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पैसिव वॉइस बन जाता है। पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में काम जो होता है वो सब्जेक्ट करता है। पैसिव वॉइस में जो है उसमें जो मेन रोल होता है, जैसे सब्जेक्ट, वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि राम खाना खा रहा है, राम सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है। अब जो मेन रोल राम कर रहा था, अब इस पैसिव वॉइस में वही रोल खाने का है। तो पैसिव वॉइस में ये होता है कि पैसिव वॉइस का रूल है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। ओके, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। राम इज़ गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर इज़ जो है आपकी बी की फॉर्म है और गोइंग जो है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। माई चेयर्स वर स्टोलन, यानी मेरी कुर्सियाँ चोरी हो गई, ये पैसिव वॉइस है। तो वर्ब जो है आपकी वो बी की फॉर्म है, स्टोलन जो है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, बीइंग का यूज़ हम पैसिव वॉइस में ही करते हैं। बीइंग जो आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें आप हमेशा पैसिव वॉइस में ही यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हैव के सारे रूप जो है ना, हैज़, हैव, हैड, उसका हम यूज़ कैसे करते हैं? देखिए, हैव के जितने भी फॉर्म्स हैं ना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, अगर हैव, हैज़, हैड ये लग गया है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। ये परफेक्ट टेंस में हमेशा यूज़ करते हैं। आई हैव डन इट, डन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, अब हम हैव को जो ना एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। और हैव का मतलब होता है रखना। आई हैव हैड डिनर, मैंने डिनर रख लिया है, खा लिया है। यहाँ पर अर्थ जो निकल रहा है ना आपका, मैंने डिनर खा लिया है। तो हैव का मतलब रखना होता है, या फिर कोई चीज़ कंज्यूम कर लेना, खा लेना, मतलब ग्रहण कर लेना, ये भी होता है। अब देखते हैं डू के साथ हम कैसे लगाते हैं। डू के साथ जितने भी यूज़ होते हैं, डू, डिड, डज, ये हमेशा डू की सारी फॉर्म्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है। जैसे सीता डजेंट राइट टू मी, मतलब सीता ने मुझे नहीं लिखा है, मेरे लिए कुछ नहीं लिखा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। राम डिडंट गो देयर, तो गो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। डू के जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना, डू, डिड, डज, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज़ होते हैं। अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। कैसे? देखिए, सीता कैन विन द कंटेस्ट, कैन यहाँ पे मॉडल है,
और आपका विन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑट और यूज्ड को छोड़कर किसी भी मॉडल के बाद टू नहीं आता है, हमेशा याद रखिएगा। ऑट और यूज्ड इनके बाद ही टू लगता है, बाकी किसी भी मॉडल के बाद टू नहीं लगता है, ऑट टू और यूज्ड टू होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज में सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से कोई भी प्रभाव, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, यानी सब्जेक्ट कैसा भी हो, नंबर कैसा भी हो, मॉडल ऑक्सिलरी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे शुड गो देयर, शी शुड गो देयर, तो दे प्लूरल में है और शी आपका है वो सिंगुलर में है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके मॉडल पर। नेक्स्ट, अब देखिए जो डेयर और नीड होता है, इसमें क्या होता है, डेयर और नीड दोनों मॉडल हैं और दोनों मेन वर्ब भी हैं, तो दोनों का जो यूज़ करने का तरीका है वो अलग अलग होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि डेयर और नीड कहाँ पर एज ए एक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रहे हैं और कहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहे हैं, आपको यही ध्यान रखना है। जब डेयर और नीड के साथ हम नॉट लगाते हैं ना, तो ये हमेशा मॉडल होते हैं, मतलब कि डायरेक्टली नॉट लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे में नीड्स नॉट या डेयर्स नॉट हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, ही डेयर नॉट टू डू इट, ठीक है। अब यहाँ पे एस नहीं लगा है, बस नीड या डेयर के साथ नॉट लग गया है, इसका मतलब यहाँ पर ये मॉडल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब नीड और डेयर का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में करते हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो ये मॉडल होता है। कैसे, जब भी नीड और डेयर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो ये मॉडल होता है। डेयर शी बाय ए कार, ओके, यहाँ पर ये मॉडल है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है यहाँ पर। डेयर मतलब हिम्मत करना। नीड, डेयर, इसको हम एज अ मेन वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, ऊपर आपने देखा है कि हम इसे मॉडल के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं, अब आपको देखना है कि मेन वर्ब के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं। सीता नीड सम मनी, सीता को कुछ धन की आवश्यकता है। सीता डजंट नीड एनी मनी, मतलब उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की पैसे की ज़रूरत नहीं है। डू सीता नीड सम मनी, क्या सीता को कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो यहाँ पर जो नीड है ना वो मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज़ हो रही है, ऊपर वाला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसलिए एस लगा हुआ है, यानी यहाँ पर नीड मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर नीड मेन वर्ब की तरह यूज़ किया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मॉडल की तरह यूज़ किया है और नॉट के साथ में मॉडल की तरह यूज़ किया है। ओके, आगे देखते हैं। जब प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ हम एंड से जोड़कर करते हैं, तो दोनों के साथ हम एक ही मेन वर्ब यूज़ करते हैं, यानी कि प्राइमरी और मॉडल दोनों ऑक्सिलरी को हम एंड से जोड़कर यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन दोनों के लिए जो है वो मेन वर्ब एक ही यूज़ करेंगे। तो दोनों ही ऑक्सिलरीज के लिए मेन वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं ना, उनको लेकिन क्लियर कर देना चाहिए। कैसे करते हैं, राम हैज़ डन एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो यहाँ पर हैज़ डन मतलब कर चुका है और उसे आगे भी करना है, तो आपका जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वो हैज़ हो गया और जो मॉडल ऑक्सिलरी वो विल हो गया। और हैज़ के हिसाब से जो वर्ब की फॉर्म है वो डन लगी है और विल के हिसाब से जो वर्ब की फॉर्म है वो डू लगी है, यानी कि दोनों ही ऑक्सिलरी के साथ जो फॉर्म्स हैं ना वर्ब की, उनको क्लियर कर दिया गया है। ओके, दो मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ एक साथ नहीं कर सकते हैं। ही शुड एंड मस्ट डू इट, ही शुड मस्ट डू इट एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कंजक्शन के साथ कर सकते हैं, विदाउट कंजक्शन नहीं कर सकते हैं। राम शुड एंड मस्ट गो देयर, राम को वहाँ जाना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दो सब्जेक्ट अलग अलग नंबर्स के साथ, नंबर्स मतलब कि 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दो सब्जेक्ट अलग अलग नंबर के साथ कैसे यूज़ किए जाते हैं, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग नंबर्स के हों और उनके साथ हैव की कोई भी फॉर्म हो और बी की कोई भी फॉर्म हो, ठीक है। कैसे, हेल्पिंग वर्ब की तरीके से हैव की या बी की कोई भी फॉर्म एज ए हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, तो दोनों सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब को क्लियर कर देना चाहिए अलग अलग, जैसे ऊपर किया गया था अलग अलग, वैसे ही यहाँ पर भी अगर नंबर्स के तौर पे अलग अलग नंबर की तरह सब्जेक्ट हैं, तो हमेशा उनकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग क्लियर करनी चाहिए। अब एग्जांपल्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 5 वर किल्ड एंड 2 वॉज इंजर्ड, मतलब 5 लोग मारे गए और 2 घायल हो गए, तो 5 के साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग लगी हुई है और 2 के साथ उसकी अलग लगी हुई है। अब मेन वर्ब कैसे होती है, अच्छा यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है,
कि डिफरेंस क्या होता है मेन वर्ब में। मेन वर्ब जो होती हैं, कभी कभी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ मीनिंग ऐसी होती हैं, आपको बताया, वो सुनने में एक जैसी लिखती हैं, अर्थ एक जैसा देती हैं, लेकिन वो होती नहीं है वैसे। तो कहाँ पर क्या यूज़ करना है ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड, यानी कि डिस्कवरी हो या इन्वेंशन हो, दोनों का मतलब खोज होता है, ठीक है, खोज करना। लेकिन यहाँ पर जो हु डिस्कवर्ड रेडियम है ये सेंटेंस सही है, और हु इन्वेंटेड रेडियम है ये सेंटेंस गलत है। अब देखिए डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों यूज़ कैसे किए जाते हैं। डिस्कवरी उन चीज़ों की जाती है जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में होती है, मतलब कोई चीज़ है वो बनी है पहले ही, बस हमें पता नहीं है, हमने उसकी खोज की है। तो रेडियम हमें प्रकृति से पहले से मिला हुआ है, हमने सिर्फ खोज की है, तो वहाँ पर डिस्कवरी है। लेकिन इन्वेंशन कहाँ पे आता है कि हम किसी भी चीज़ में कुछ साइंस लगाते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं, और हम अपनी तरफ से कोई नई चीज़ बना रहे हैं, वो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हम बना रहे हैं, तो वो खोज होती है, वहाँ पर इन्वेंशन लगाते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही रेज्ड अ प्रॉब्लम, ही रोज अ प्रॉब्लम। दोनों में क्या डिफरेंस है। ही रेज्ड अ प्रॉब्लम, उसने एक समस्या उठाई है, ही रेज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के साथ रेज लगता है, ये सेंटेंस सही है। लेकिन रोज़ जो है वो गलत है। कैसे गलत है, अब आपको डिफरेंस देखिए समझ में आ जाएगा कि उसे क्या प्रॉब्लम हुई है, उसे एक समस्या हुई, उसने क्या प्रॉब्लम रेज की है। रेज मतलब जो होता है वो बढ़ाना होता है, और राइज मतलब होता है वृद्धि होता है। कैसे, अच्छा रेज में क्या होता है, टू लिफ्ट और मूव समथिंग टू अ हायर लेवल, मतलब कि कोई चीज़ पहले से है उसको हमने थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंचा दिया है। मतलब वो पहले 1 नंबर पे थी, हमने उसे 1.5 या 2 कर दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब उसका एक लेवल पहले से फिक्स था और हमने उसको उस लेवल से बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसका जो ये, लेकिन ध्यान रखना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और जो राइज आपका है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो और राइज का मतलब क्या होता है, राइज का मतलब होता है कि एक पोजीशन होती है कि लोअर पोजीशन से हम हायर पोजीशन पे कोई चीज़ पहुंचा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, यानी उसका रेज का मतलब बढ़ाना होता है, राइज का मतलब वृद्धि करना होता है। एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आएगा। हाँ, ये ऊपर आपका एग्जाम्पल दिया, ही रेज्ड अ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम है, वो कोई भी समस्या है, उसने प्रॉब्लम को रेज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है ना किसी चीज़ में, इसलिए आपका जो यहाँ पर रेज लगा हुआ है, और रेज्ड उसकी पास्ट फॉर्म है, राइज की जो रोज़ है वो पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्म्स कैसे कैसे होती हैं, अलग अलग टाइप की, और हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। बियर, बियर मतलब क्या होता है, जन्म देना भी होता है, बियर का मतलब ढोना भी होता है, बियर का मतलब सहन करना भी होता है, सहना। इस एक वर्ड के 3 मतलब होते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ जन्म देना वाला है, इसमें डिफरेंस क्या है ये देखना है। बोर एंड बॉर्न, तो जो बॉन्ड का यूज़ होता है सिर्फ पैसिव वॉइस में करते हैं, नीचे वाले बॉन्ड का BORN, बॉन्ड का मतलब सिर्फ पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, कभी भी एक्टिव वॉइस में हम इसको यूज़ ही नहीं करते हैं। बाकी जो ऊपर वाले दोनों बोर और बॉन्ड है ना, इनको हम एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं नॉर्मल सेंटेंस में, जैसे बाकी सारी मेन वर्ब यूज़ होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के साथ, वैसे ये भी यूज़ होती है। लेकिन बॉर्न का सिर्फ पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। शी वॉज बॉर्न इन 1994, उसका जन्म 1994 में हुआ। अब कुछ वर्ब्स देखते हैं कैसे कैसे डिफरेंस आता है। हैंग, हैंग का मतलब लटकाना भी होता है, और हैंग का मतलब फांसी देना भी होता है, ठीक है। अब आपको सेंटेंस में देखना है कि किस तरीके से इनका यूज़ किया गया है। स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन वर्ब की फॉर्म अलग अलग होती हैं। लटकाना मतलब उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हंग होता है, और अगर फांसी दी गई तो हैंग्ड होता है, ओके। लाई मतलब लेटना भी होता है, लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है। तो जब लेटने के सेंस से यूज़ करेंगे तो ले एंड लेन यूज़ करेंगे, और जब झूठ बोलने के पर्पज़ से यूज़ करेंगे तो लाइड लाइड यूज़ करेंगे। अच्छा, अब कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनका 2 पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं, ओके, 2 पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं। और जैसे आपकी ऊपर वाली वर्ब है, ऐसे बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। अब 2 पार्टिसिपल फॉर्म के साथ कैसी कैसी वर्ब होती हैं, आपका जो स्टार्टिंग में लिखा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो 2 थर्ड फॉर्म है। एक थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज़ होती है, और एक थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ होती है। बाइंड, बाउंड, 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 बाउंड जो है वो वर्ब की फॉर्म है, लेकिन बाउंडन जब होगा वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंकन जो है एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा। मेल्ट का जो है मेल्टेड, मेल्टेड फॉर्म वर्ब की फॉर्म में यूज़ होगा। मोल्टन जो है आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा। सिंग, सैंग, संक, संकेन, गेट, गॉट, गॉट, गॉटन, क्लेव, क्लेफ्ट, क्लोव, क्लेफ्ट, क्लोवन। अच्छा ठीक है, क्लेफ्ट, क्लोव हम सेकेंड फॉर्म में यूज़ करते हैं, और क्लेफ्ट आपका थर्ड फॉर्म में यूज़ होता है। क्लोविन जो आपका है एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। क्लीव मतलब टूटना होता है। अब एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम दोनों को यूज़ कैसे करते हैं। अ शिप हैज़ संक, एक शिप डूब गया। शी हैज़ ड्रंक मच, उसने बहुत ज़्यादा पी लिया।
अब ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज़ किया जाए? अ संकन शिप मतलब एक डूबा हुआ जहाज़। अ मच ड्रंकन मैन एक बहुत पिया हुआ व्यक्ति। तो संकन और ड्रंकन यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। इन्फिनेटिव जो होता है वो नॉन इन्फिनेटिव वर्ब का वो रूप होता है ना जो टू के साथ या टू के बिना यूज़ किया जाता है। अब कैसे? आई वॉन्ट टू गो, लेट हर गो। यहाँ पर आप इसको टू के साथ भी यूज़ कर रहे हैं और विदाउट टू भी यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मल ये इन्फिनेटिव वर्ब है। यूज़ कैसे करते हैं? अब इस कितने टाइप से इन्फिनेटिव वर्ब को हम यूज़ कर सकते हैं, कितने ज़्यादा टाइप से हम इन्फिनेटिव वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। एज अ सब्जेक्ट, टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज मतलब कि तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे हमने इन्फिनेटिव वर्ब को यूज़ कर लिया है। एज एन ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर लिया। नो वन वॉन्ट्स टू डाई, कोई भी मरना नहीं चाहता है। अब देखते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कैसे यूज़ करते हैं हम। राम इज़ टू गो, राम को जाना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस का, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, जो सेंटेंस को पूरा कर रहा है। पर्पज़ या कॉज के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए या कारण के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब को कैसे यूज़ कर सकते हैं? राम सोल्ड हिज साइकिल टू बाई बुक्स मतलब उसने अपनी साइकिल बेच दी किताबें खरीदने के लिए, तो पर्पज़ हो गया टू बाई, ठीक है, खरीदने के लिए, ये उसका पर्पज़ है। अब देखिए कुछ वर्ब्स कैसी होती हैं। अलाउ, फोर्स, एडवाइस, कमांड, फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है मना करना। आस्क, इनवाइट, परमिट, बेग, बेग मतलब होता है भीख मांगना। एनकरेज, उत्साह बढ़ाना। ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट, कंपेल, कंपेल मतलब होता है मजबूर करना। इमेजिन, टीच, परसुएड मतलब होता है राज़ी। रिमाइंड, टेल, रिक्वायर। इसके बाद जो होता है ना ऑब्जेक्ट प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है, यानी कि इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसे? मिसेस गुप्ता कंपेल्ड हर चाइल्ड टू लीव द प्लेस। मिसेस गुप्ता ने अपने बच्चे को मजबूर किया कि वो उस जगह को छोड़ दे। तो यहाँ पर हर चाइल्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है, मिसेस गुप्ता सब्जेक्ट है, लीव जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जितनी भी वर्ब्स लिखी हुई हैं उनके बाद यही ऑर्डर होता है कि टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, प्रॉमिस, लाइक, विश, वांट, इसके बाद जो होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्टली टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? ही वॉन्ट्स टू गो देयर, वो वहाँ जाना चाहता है, तो वॉन्ट हो गया, उसके बाद टू हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। राम वॉन्ट्स एवरीवन टू लिसन टू दिस नोटिस, राम चाहता है कि हर कोई इस नोटिस को सुने, तो वॉन्ट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद टू हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, या फिर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों तरीके से यूज़ की जाती हैं ये वर्ब्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप। नो के बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेयर, वाई, हाउ, व्हेन का यूज़ करके हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? आई नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच मतलब मुझे फ्रेंच बोलनी आती है। जैसे मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। मुझे हिंदी बोलनी आती है, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी। मुझे अच्छा बर्ताव करना आता है, अच्छा बर्ताव करना आता है, आई नो हाउ टू बिहेव गुड। तो ये जो है नो के बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वेयर, वाई, हाउ, व्हेन का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम उसे इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनके बाद हम सीधे इन्फिनेटिव यूज़ कर लेते हैं। कैसे? प्रॉमिस, सीम, अपीयर, प्रूव, हरी, फेल, रिमेंबर, अटेम्प्ट, बिगिन, ट्राई, डिसाइड, इंडेवर, इंडेवर मतलब प्रयास, डिज़ायर, फॉरगेट, स्टॉप, हैपन, रिफ्यूज़, हरी, एक्सेट्रा, ये सारे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम डायरेक्टली इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। कैसे? ही रिफ्यूज़ टू वर्क फॉर हिज बॉस मतलब उसने अपने बॉस के लिए काम करने से मना कर दिया, तो रिफ्यूज़ आपकी ये वर्ब हो गई और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी डायरेक्टली इन्फिनेटिव यूज़ कर दिया है आपने। फॉरगेट, रिमेंबर, स्टॉप, लाइक, इस टाइप के जो वर्ब्स कुछ ऐसी हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव और जीरेंट दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर होता है।
अगर आपने इन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव यूज़ किया तो अर्थ कुछ और बन जाता है, और जीरेंट यूज़ किया तो अर्थ कुछ और बन जाता है। आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, लेटर पोस्ट करना है और मैं इस बात को याद रखूँगा, ठीक है, कि लेटर पोस्ट करना। आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूँगा, टू पोस्ट द लेटर, कि लेटर को पोस्ट करना है। यहाँ पर टू पोस्ट इन्फिनेटिव है। आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, पोस्टिंग आपका जीरेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? लेटर पोस्ट कर दिया गया और मैं इसे याद रखूँगा। आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, मतलब लेटर पोस्ट हो गया है, पोस्टिंग द लेटर एक चीज़ है, लेटर पोस्ट हो गया है और मैं इस बात को याद रखूँगा। तो दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव और जीरेंट है, लेकिन सेंटेंस में अब अर्थ बिल्कुल बदल गया है इसका। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो जिनके साथ हमें इन्फिनेटिव या जीरेंट अलग अलग यूज़ करते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। चलिए, आपका आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपको बाकी की वर्ब्स जो है वो कल की क्लास में बताते हैं। आई होप जब कल आप नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो ये पहले वाली क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, बहुत अच्छे से। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, कोई डाउट हो तो क्लियर करके पूछते रहिए और हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।